हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस एक और वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के सेशन में। अक्टूबर 2025 के वीक नंबर 1 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों को एक काम करना है, अगर ये वीडियो सेशन आपको फायदेमंद लगता है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने किसी भी साथी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the name of India's first space astronomy observatory which recently completed 10 years of operation? अब देखो इस चीज को ना सेम बात को घुमाकर भी पूछ सकते हैं, उसका नाम देकर पूछ सकते हैं कि भाई हाल ही में इंडिया की पहली स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, उसका नाम देकर पूछ लेंगे कि बताइए कि उसने कितने साल ऑपरेशन में पूरे कर लिए हैं, तो 10 साल। तो किसी भी बात को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, तो सर जो सवाल दिया गया है उसी तरीके से ना देखना, ठीक है, उसको और मल्टीपल तरीके से देखना। बट फिलहाल इन्होंने आपसे पूछ लिया कि 10 साल ऑपरेशन में भारत की पहली स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है। तो इंडिया का पहला एक डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम था एस्ट्रोसेट, इसने 28 सितंबर को ये 10 साल अपने पूरे किए और इसे लॉन्च करा गया था कब? 2015 के 28 सितंबर को। तो उस समय पर पीएसएलवी, चलो ये भी लिख देते हैं, पीएसएलवी का एक भाग था जिसको कहते थे C-30। उस रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इसको रवाना किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं वो है कि जो इसकी डिजाइंड लाइफ थी ना वो 5 साल तक की थी, लेकिन 10 साल के बाद भी ये अपना डेटा है ना वो देते हुए नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ना मल्टी वेवलेंथ में स्टडी करता है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट हो गई, विजिबल या फिर लो हाई एनर्जी एक्सरेज हो गई, उसको स्टडी करने का काम करता है। इसरो के द्वारा इसको डेवलप करा गया था, इसका नाम एस्ट्रोसैट था, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे भाई। अ रेयर लिजार्ड स्पीशीज नेम बेडोम्स कैट that was recently seen in news is endemic to which region of India? बैड डोमस कैंट सिंकंग नामक एक दुर्लभ छिपकली प्रजाति जो हाल ही में समाचारों में थी, भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक एंडेमिक है? तो रिसेंटली ना एक बायोडायवर्सिटी सर्वे में इस कैट स्टिंक का एक आरालम और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन उन्होंने हमसे पूछी है, तो ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर इसकी लोकेशन है। तो ये स्पीशीज वेस्टर्न घाट की रेयर और एंडेमिक स्पीशीज के अंदर आती है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप याद रख पाओ कि बताइए कि भाई इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो वो भी हमसे पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता है बेडोम्स रिस्टेला। तो ये तो बेडोम्स तो यहाँ पर सेम रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं बेडोम्स रिस्टेला, ये इसका एक दूसरा नाम है जिससे इसको जाना जाता है। तो एक रिचर्ड हेनरी बेडोम थे जो कि एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया था। वेयर वॉज द हार्बर फेज ऑफ जल शक्ति एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड, यानी कि जल प्रहार अभ्यास 2025 का हार्बर चरण दिए गए 4 विकल्प में से कहां पर आयोजित किया गया? तो इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में ये एक जल प्रहार 2025 एक ज्वाइंट एक्सरसाइज थी जिसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। ये एक बाई एनुअल ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य ये है कि जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है ना और जो सिनर्जी है उसको बढ़ावा देना। अब इसके एक्सरसाइज के मल्टीपल फेजेस होते हैं, जैसे कि ये हार्बर फेज है, इसका आयोजन कराया गया विशाखापट्टनम में। ऐसे ही इसके जो हार्बर फेज की मैं बात कर रहा हूँ इसमें आर्मी ट्रूप्स का जो इंडक्शन है वो ऑन बोर्ड आईएनएस घिराल के अंदर करा जाता है, जिसमें ट्रेनिंग, सेफ्टी जो ब्रीफिंग्स है, ओरिएंटेशन सेशंस होना या फिर जो इंटर सर्विस एक प्रकार से कॉमेडेरी है उस पर काम करा जाता है। ऐसे ही इसका ना एक सी फेज भी है। इस सी फेज के आयोजन को कराया गया था 21 से 23 सितंबर के अंदर काकीनाडा के अंदर। तो ये आपसे हार्बर फेज के बारे में इन्होंने स्पेसिफिक पूछा था, तो उसका आयोजन विशाखापट्टनम के अंदर था। सी फेज पूछा जाए तो उसमें हमें काकीनाडा आंसर करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है एग्री स्टैक स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच मिनिस्ट्री। एग्री स्टैक योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू करी जाती है। अब देखो मल्टीपल मंत्रालय के नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को वार्न किया है कि भाई ये जो एग्री स्टैक स्कीम है ना, उसके अंडर फार्मर रजिस्ट्रेशन टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अब आप पूछेंगे कि जी एग्री स्टैक जो है ये क्या है। तो इंडियन जो एग्रीकल्चर है ना, उसके लिए एक डिजिटल फाउंडेशन है, जो कि सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो कि इंटीग्रेट करता है फार्मर्स के डेटा को, लैंड रिकॉर्ड्स को, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके बेनिफिट्स को। अब इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। और जो राज्य के स्टेट रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं वो भी इसको आपका सपोर्ट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है। तो देखो जो एक्यूरेट डेटा है ना, उससे टारगेटेड सर्विसेज मिलेंगी। गवर्नमेंट और जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो दोनों फार्मर्स को कस्टम सॉल्यूशंस दे पाएंगे। तो ये हमें याद रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएमई ड्राइव स्कीम। पीएमई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य इन चार ऑप्शन में हमें बताना है। अब चर्चा में क्यों है, तो जो केंद्र है उन्होंने लगभग 72,300 जो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ना, उनके लिए एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसको लेकर टोटल लगभग 2,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पूरा बजट निकाला है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखेंगे एक्सलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। तो एक इसकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है उसको कब लॉन्च करा गया था। तो इसको अक्टूबर 2024 में ही लॉन्च करा गया था। 2026 तक ये वैलिड रहेगा। इस तरीके की बातें हमसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ न्यू कॉफी प्लांट स्पीशीज नेम कॉफी ओरिजा इश्नाटा was recently discovered in which region of India। इस नामक एक नई कॉफी पौधे की जो प्रजाति है वो भारत के किस क्षेत्र के अंदर खोजी गई है। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने एक नई कॉफी प्लांट की स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया है, जिसका नाम आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये है, और ये स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स के शोला फॉरेस्ट के अंदर मिली है। तो वेस्टर्न घाट्स के कौन से फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट के अंदर पाई गई है। तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है एग्जाम के अंदर। infectious bovine rhinotaxis disease that was recently seen in news is caused by which agent। संक्रामक बोवाइन राइनोट्रकाइटिस रोग जो हाल ही में समाचारों में था, वो पूछा जा रहा है कि वो किसके कारण होता है, चर्चा में क्यों है। जो इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड है ना, यानी कि आईआईएल, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड जीई डिलीटेड डाइवा मेकर वैक्सीन उन्होंने लॉन्च की है। और जो डिजीज के अगेंस्ट में ये लॉन्च कर रहे हैं वो है आपका ये इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैचिटिस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से वायरस है, जिसको लेकर इस आईआईएल यानी कि जो हमारा इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड है, उन्होंने इस वैक्सीन को लॉन्च करा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आईबीआर जो है, इसके बेसिक्स भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक वायरल डिजीज है, ये एक बोवाइन हर्पेस वायरस 1 की वजह से होता है। तो ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं। अब इससे जो प्रभावित जानवर होते हैं ना, वो जो पालतू पशु होते हैं, डोमेस्टिक कैटल होते हैं, वो जो वाइल्ड कैटल होते हैं वो, तो ये एक चर्चा विषय आपका बनता है। नेक्स्ट है अनंत शास्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अनंत शास्त्र सतह से वायु मिसाइल प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है। तो आपको पता है कि कभी भी अगर कोई भी इस प्रकार का डिफेंस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंडियन आर्मी ने बीईएल यानी कि भारत, नहीं नहीं इसमें बीईएल नहीं है, मैं यहाँ पर पहले बीईएल अलग से लिखता हूँ। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके टेंडर इश्यू किया है कि भाई ये जो अनंत शस्त्र अनंत शास्त्र जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसके लिए। तो ये सिस्टम पहले ना QRSAM
QRSAM, ये क्या है भाई? QRSAM ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता था। तो इसको डेवलप करा है DRDA के द्वारा। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो BEL है उसको इसका टेंडर मिल गया है। तो लगभग 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान और चाइना पर इसको के जो बॉर्डर है उसके ऊपर इसको डिप्लॉय कराया जाएगा। तो DRDA उसको विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ न्यू सिफॉन बेस्ड थर्मल डीसैलिनेशन सिस्टम? नई साइफन आधारित थर्मल डीसैलिनेशन प्रणाली किस भारतीय संस्थान ने विकसित करी है? अगेन एक अच्छा सवाल है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC ने एक नया साइफन बेस्ड थर्मल डीसैलिनेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसमें वाटर को क्लीन किया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको लॉन्च करा गया है। तो जो अभी ट्रेडिशनल सोलर स्टिल्स चल रहे थे उसमें कई सारी प्रॉब्लम थी कि भाई उसमें सॉल्ट बिल्टअप हो जा रहा था, आउटपुट लिमिट हो जाता था। अब इस नए सिस्टम के जरिए ना कई सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे कि कॉम्पोजिट सिफॉन है उसका यूज करा जाएगा, फैब्रिक विक किया जाएगा, ग्रूव्ड मेटेलिक सरफेस इसके अंदर प्रोवाइड करके कई सारे लो कॉस्ट में ये चीजें करी जाएंगी, स्केलेबल होगा, सस्टेनेबल होगा। तो ये IISC के द्वारा करा गया है, साइफॉन बेस्ड थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट। ओके, What is the name of the new AI and GIS यानी कि Geographic Information System Command System launched by the BSF यानी कि Border Security Force in 2025? तो BSF यानी कि Border Security Force इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में एक AI और GIS कमांड सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है TSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब DSS का रोल क्या है जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी है? तो जो कमांडर्स होते हैं ना उनके लिए एक बेटर और फास्टर डिसीजन मेकिंग दे पाएगा। जितने भी लेवल है उन पर ये ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें GIS प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसके अंदर लेगेसी ऑपरेशंस डेटा रखा जाएगा, इंसिडेंट्स का डेटाबेस रखा जाएगा, सेंसर फीड्स दी जाएंगी। तो ये सब मिलकर इस एक प्रकार के एक ना कंप्लीट ऑपरेटिंग पिक्चर को तैयार करता है। ओके, next, what is the causative agent of false smut disease that was recently seen in news? फॉल्स स्मट रोग जो हाल ही में समाचारों में था, किस कारक के कारण होता है? हुआ क्या? पंजाब ने कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल और फ्लड्स की वजह से फार्मर्स एंटी फंगल स्प्रे टाइम पर नहीं कर पाए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पैडी की फसल थी उसमें ये फॉल्स स्मट डिजीज का आउटब्रेक हो गया, जिसे लोकली लोग ना हल्दी रोग के नाम से भी जानते हैं पंजाब के अंदर। तो डिजीज का जो बेसिक्स है वो फॉल्स स्मट एक प्रकार का फंगल डिजीज है, तो ये फंगस इसका एक प्रकार से कारक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सवाल बन जाता है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। Next, according to the National Crime Records Bureau report, which state reported the highest number of farm suicides in 2023? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में किस राज्य में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज करी गई? तो NSRB के अकॉर्डिंग 2023 में लगभग 10,786 फार्मर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स ने आत्महत्या करी। इस ओवरऑल डेटा में इंडिया में टोटल सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। फार्म सेक्टर के अंदर सुसाइड्स लगभग 6.3% है। इसमें आपसे पूछा गया कि सबसे बड़े नंबर किस में देखा गया, तो महाराष्ट्र में देखा गया भाई। इसका डेटा मेरे पास नहीं है बट महाराष्ट्र आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। Which space organization has launched the Interstellar Mapping and Accelerator Probe Mission (IMAP) mission? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोब मिशन किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, उन्होंने रिसेंटली इस IMAP मिशन को लॉन्च किया और इसका फुल फॉर्म आपके सामने इन्होंने लिखा हुआ है, इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सप्लोरेशन प्रोब। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि स्टडी करेगा कि सोलर पार्टिकल्स कैसे एनर्जाइज्ड होता है
और कैसे जो हेलियोस्फेयर होता है ना वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? हेलियोस्फेयर। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि जी ये हेलिस्फेयर क्या होता है? तो सन के जो सोलर विंड है ना उससे बना एक जाइंट बबल। किससे मिलकर बना? सन के सोलर विंड। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सन के सोलर विंड से बना एक जाइंट बबल। तो ये पूरे सोलर सिस्टम को कवर करती है। तो ये मिशन किसने लॉन्च कराया? नासा ने लॉन्च कराया। नेक्स्ट है आईसीएओ, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन किस अंतरराष्ट्रीय निकाय की एक विशिष्ट एजेंसी है? तो हुआ क्या, इंडिया को फिर से आईसीएओ काउंसिल के पार्ट 2 में री इलेक्ट करा गया। और पार्ट 2 में वही कंट्रीज आती हैं जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन फैसिलिटीज में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो ये आईसीएओ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको स्थापित कब करा गया ये अगर आपसे पूछ लें तो 1944 में इसको स्टैब्लिश करा गया शिकागो कन्वेंशन के जरिए। ये याद रखिएगा, शिकागो कन्वेंशन के अंडर इसको लाया गया था। नेक्स्ट है लेकानेमाब ड्रग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? लेकानेमाब दवा जो हाल ही में समाचारों में थी किस रोग के उपचार में उपयोग करी जाती है? देखो जब कोई भी दवा चर्चा में रहती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ना रिसेंटली इस ड्रग को अप्रूव किया है कि जो अर्ली स्टेज अल्जाइमर डिजीज होता है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जा सके। अब इसका बैकग्राउंड समझिए, जैसे कि डिमेंशिया के बारे में आपने समझा सुना होगा सबसे। तो डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया में अब एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन चुकी है। डिमेंशिया केसेस में 60 से 80% अल्जाइमर डिजीज के आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये किसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं? ये अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा में थी। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड? 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहां आयोजित किया गया? तो 11वां है ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, ऑर्गेनाइज हुआ 2 अक्टूबर 2025 को दुबई के अंदर। तो दुबई का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना उसमें इसका आयोजन कराया गया और इस समिट में लगभग 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आए थे जो कि 30 से ज्यादा कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ऐसी जो समिट होती है ना उनके थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसका था इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट। अब इसके आगे ये इनोवेटिंग ऑफ इम्पैक्ट के आगे बोलते हैं कि एक्सप्लोरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, एक्सप्लोरेटिंग द फ्यूचर फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ये थीम है, ये थीम भी याद रख लीजिएगा। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य के अंदर है। अब चर्चा में क्यों है? गोवा के स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंड किया है कि जो केलम रेलवे स्टेशन है, केलम रेलवे स्टेशन है, उस पर आयरन ओर हैंडलिंग का प्रपोजल दिया है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के सामने रखा जाए ये प्रपोजल। सेंचुरी के फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए, जैसे कि नाम इसका क्या है? भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन इसकी ईस्टर्न गोवा के अंदर है, तो यहाँ पर गोवा आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स में ये सिचुएटेड है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका नाम ना हमसे पहले पूछा जा सकता कि पहले क्या हुआ करता था, तो इसको ना पहले मोलम गेम सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और इसको 1969 में सेंचुरी घोषित करा गया था, ये भी याद रखेंगे। Which institution has launched a tool called Saral to make scientific research more accessible? वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक सुलभ बनाने के लिए सराल नामक टूल किस संस्था ने लॉन्च किया? अगेन देखो एक अच्छा सवाल है। तो ये जो नाम दिया गया है ना आपके सामने यहाँ पर ANRF, यानी कि
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सराल। ये नाम भी याद रखिएगा या फिर सरल बोल दीजिए। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। अभी सरल क्या करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये उसको यूज करता है, कॉम्प्लेक्स रिसर्च को ही कन्वर्ट करता है वीडियोस के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर, पोस्टर्स के अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ANRF है, इसका एक अगर हमसे पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो जो डीप साइंस और इंजीनियरिंग है ना, ये इसको यूज करता है और डीप टेक प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स को डेवलप करता है। तो याद रखेंगे ये सरल टूल लॉन्च करा है किसने, ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। भारत में हिम तेंदुओं यानी कि स्नो लेपर्ड की पूर्ण जनसंख्या गणना करने वाले पहले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्नो लेपर्ड की। तो हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड की पोजीशन पॉपुलेशन जो है वो 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है, 83 हो गई है। ये नंबर भी याद रखिएगा। जो 2021 के अंदर कितनी थी, 2021 के अंदर ये सिर्फ 51 थी, तो ये इंक्रीज हुई है। तो इस सर्वे कंडक्ट करा गया था स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ विंग के द्वारा नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ मिलके। उसमें कई सारी बातें करी गई, तो इन्होंने कंडक्ट करा था ये, तो हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा कि भाई हिमाचल प्रदेश ने करा। ठीक है। नेक्स्ट है, सर क्रीक एक ज्वारीय मुहाना है जो पाकिस्तान से भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अलग करता है। सर क्रीक इज अ टाइडल एस्चुरी सेपरेटिंग विच इंडियन स्टेट और यूटी फ्रॉम पाकिस्तान। एक अच्छा सवाल है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इस सर क्रीक रीजन को लेकर पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी अग्रेशन का जवाब ऐसा होगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पूरा बदल दे। तो इस सर क्रीक की फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 96 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये किस प्रकार का है, ये एक टाइडल सेंचुरी है। लोकेशन कहां पर है, रन ऑफ कच्छ के अंदर। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वेसल इज INS सतलुज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। INS सतलुज जो हाल ही में समाचारों में था, वो किस प्रकार का एक पोत है। तो इंडियन नेवी का शिप INS सतलुज सतलुज रिसेंटली पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशियस के सेंट लुइस पहुंचा है 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। तो INS सतलुज एक स्पेशलाइज्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। तो ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल वाला ऑप्शन था, ये इसमें सही चला जाएगा। ठीक है। तो इसको किसके द्वारा बिल्ड करा गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड करा गया। ये भी याद रखेंगे, 1993 के अंदर इसको कमीशन किया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज कैसनी मिशन। नासा के कैसनी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, चर्चा में क्यों है। तो नासा के कैसनी मिशन का डेटा का रिसेंटली एनालिसिस बताता है कि सैटर्न का जो मून है ना, उस मून का हमें नाम भी याद रखना है, एनसीलैडस। एनसीलैडस। तो ये किसका मून है, ये है सैटर्न का। ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर, ये सैटर्न का ये क्या है, मून। नाम क्या है, एनसीलैडस। इसको लेकर इन्होंने बताया कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। तो कैसनी जो है ना, एक ज्वाइंट मिशन था नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और इटालियन स्पेस एजेंसी का। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये सैटर्न और उसके मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए गया था। और इसके बाद मैंने ये भी बताया है कि किस किस का ज्वाइंट मिशन है। तो इसमें आप नासा का नाम याद रखेंगे, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका नाम याद रखेंगे, और जो इटालियन स्पेस एजेंसी है यानी कि ASI। ठीक है। तो इसकी अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको लॉन्च कब करा गया था। तो इसकी लॉन्च डेट भी याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च करा गया था इसको, सैटर्न और उसके मून्स की डिटेल स्टडी के लिए। What is the name of the scheme launched by Ministry of Electronics and IT to boost manufacturing of passive electronic components in India? भारत में पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई योजना का नाम क्या है। तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग
स्कीम को ग्लोबल और इंडियन इंडस्ट्रीज का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब इस स्कीम की कुछ खास बातें हमें पता होनी चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की फर्स्ट डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम है, जिसका फोकस क्या है, जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स आई मीन जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए या फिर रिलेज हो गए, उनको कहीं ना कहीं काम करना, उनके ऊपर काम करना, उनको क्रिएट करना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इसका नाम है। Mar del Plata Canyon that was recently seen in news located in which country? नाम क्या है? Mar del Plata Canyon। Mar del Plata Canyon जो हाल ही में समाचारों में था, वो किस देश के अंदर लोकेटेड है? हुआ क्या? अर्जेंटीना में इस कैनियन में एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन के दौरान 40 से ज्यादा पॉसिबल न्यू डीप सी स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है, जैसे कि जो ग्लास स्क्विड्स होते हैं या फिर पिंक लॉबस्टर्स होते हैं उनकी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर लोकेटेड हो गया भाई? ये अर्जेंटीना के अंदर हो गया, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है साइक्लोन शक्ति विच फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वाज नेम्ड बाय विच कंट्री? उत्तर पूर्वी अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति, साइक्लोन शक्ति का नामकरण किस देश ने किया था? अब हमारा जो आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उसने 3 अक्टूबर 2025 को साइक्लोन शक्ति की इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया। और ये साइक्लोन बना कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के अंदर बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइक्लोन का नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। ओके, आईएमडी की एडवाइजरी आई थी, तो जो फिशरमैन है उनको मना किया गया कि भाई नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल अरेबियन सी के अंदर ना जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, श्रीलंका से इसका नाम मिला। नेक्स्ट है अ रेयर यूरोपियन बर्ड ऑर्टोलान बंटिंग was recently spotted in which Indian state? दुर्लभ यूरोपीय पक्षी ऑर्टोलान बंटिंग हाल ही में भारत के किस राज्य के अंदर देखा गया? अब चर्चा में क्यों है? तो रिसेंटली ये एक रेयर यूरोपियन बर्ड है, इसका नाम है ओटलॉन बंटिंग, को पारुई वेस्ट बंगाल में स्पॉट किया गया है। तो यहां पर हमारा आंसर ये बन जाएगा। तो बंगाल में सिर्फ सेकंड कंफर्म साइटिंग है इसकी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक्सरसाइज कोंकान 25 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कोंकान 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट भी है, चर्चा में भी है। तो एक्सरसाइज कोंकान 2025 अक्टूबर 5 2025 को इंडिया और वेस्टर्न कोर्ट्स के पास करी गई। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में? इंडियन नेवी और यूके। ठीक है, तो एक्सरसाइज के 2 फेज होते हैं। एक हार्बर फेज होता है जिसमें प्रोफेशनल एक्सचेंज शिप की विजिट करना, फिर सी फेज होता है जिसमें एंटी एयर वॉरफेयर ड्रिल्स वगैरह होती हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। What is the name of the scheme launched by Government of India to modernize Government Industrial Training Institute? सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई योजना का क्या नाम है? ये बेहद है। तो जो कुशल दीक्षांत समारोह है विज्ञान भवन के अंदर, वो हुआ था, वहां पर ये पीएम सेतु आपका चर्चा में था। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने नई स्कीम को लॉन्च किया, पीएम सेतु, जो कि प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज के नाम से लॉन्च करी गई है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें 60,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को मॉडर्नाइज करा जाए। आईएनएस शाद्री that was recently seen in news belong to which class of Indian Navy warships? कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है? तो इंडियन नेवी का आईएनएस शाद्री रिसेंटली एक पोर्ट, कहां का पोर्ट? मलेशिया का पोर्ट। और उस पोर्ट का नाम भी हो सकता है हमसे पूछ लें, उसका नाम है केममान। केममान पोर्ट यहां पर पोर्ट कॉल के लिए गया। ये एक इंडिजिनसली स्टील्थ फ्रिगेट है और शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल प्लेट से आता है। तो शिवालिक क्लास से आता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही जाएगा। चर्चा में क्यों था वो भी बताया मैंने। वेयर वॉज द 10th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज
नेटपोलेक्स एक्स कंडक्टेड इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया जो अभ्यास है उसको कहाँ पर करा गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करा। ये 10th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट 5 से 6 अक्टूबर को इसका कराया गया तमिलनाडु के ऑफ चेन्नई कोस्ट पे। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये था डिस्कशन हमारे वीकली करंट अफेयर, जिसमें अक्टूबर के पहले सप्ताह के करंट अफेयर का हमने डिस्कशन किया। और पीडीएफ इसकी आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मैं सारी अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूं। बाकी मेरे डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी अवेलेबल है मेरे इस ऐप पर, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एक 20K प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन के कलेक्शन का भी क्विज में कोर्स मैंने दे रखा है। चलो बाकी मिलते हैं, और अगर आपको कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है तो ROBINSIRG करके ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू।